अगर आपको पता हो, मैं पोस्टल सर्विस में काम करता हूँ और ये शायद मुझे काम करते हुए 27 साल हो गए हैं, तकरीबन 28 साल हो गए हैं। ये शायद पोस्टल सर्विस में काम करने का अब तक का सबसे ज़्यादा चुनौती भरा और बहुत ही मुश्किल समय रहा है। अगर आप मेरे पीछे देखें तो यहाँ बाहर बहुत सारी बर्फ है। करीब 2 हफ्तों से ऐसा ही हाल है और अब मैं पूरी तरह से थक कर चूर हो गया हूँ। सिर्फ मैं अकेला ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में कई और लोग भी परेशान हैं, जिन्हें इस बेहद खराब मौसम और जिस तरह से कुछ शहरों ने बर्फ हटाने के तरीकों को अपनाया है उससे बहुत ही ज़्यादा जूझना पीढ़ीडीडा है, या हमारे डाक पहुंचाने के रास्ते साफ करना, चाहे पैदल हो या गाड़ी से। मैं खुशकिस्मत हूं कि मैं सीनियर हूं और मेरे पास ड्राइविंग रूट है, मगर जिस तरीके से एसटीडी ढक्कों से बर्फ हटाई गई है उसके कारण तकरीबन हर एक मेल बॉक्स पर बाहर निकलना बहुत ही ज़्यादा कठिन और मुश्किल हो गया है। अगर घर के मालिक या वहां रहने वाले लोगों ने हमारे लिए रास्ता साफ नहीं किया होता तो सच कहूं तो हमें हर एक मेल बॉक्स के लिए बार बार गाड़ी से नीचे उतरना पड़ता है। और देखिए, मेरा मकसद अपना काम समझाना नहीं है, लेकिन सच कहूं तो मैं अब बस थक चुका हूं। मुझे ये करते हुए 27 साल बल्कि अब 28 साल हो गए हैं। मैंने हर तरह के मौसम देखे हैं, लेकिन ये अब तक का सबसे मुश्किल वक्त रहा है जो मैंने कभी झेला है। पता नहीं इस साल आखिर ऐसी क्या अलग बात है। ये सच में बहुत बुरा था। बहुत सारे लोग अपने अपने घरों में हैं और ऐसे भी कुछ लोग हैं जो अभी अपने काम पर बिल्कुल भी नहीं जा पा रहे हैं। वे सब पैकेजेस मंगा रहे हैं और ये फिर से क्रिसमस जैसा लग रहा है, तो हमारी डिलीवरी भी रच गई है। पर इसका मकसद मेरा काम समझाना नहीं है। सच बात तो ये है कि अगर मैं वापस शीर्षक पर आऊं तो सबको वाकई एक बूस्ट की ज़रूरत है। मैं यहाँ पर जिस तरह के बूस्ट के बारे में बात कर रहा हूँ वो असल में किसी के गले लगने जैसा है, या फिर जैसा कि आपको तो पता ही है, चाहे वह आपके जीवन साथी हो, एक किस हो, या फिर आप जानते हैं बस थोड़ी सी सराहना। और वैसे ये बात सिर्फ मेरी बीवी के लिए ही नहीं है बल्कि उन लोगों के लिए भी है जो खराब मौसम की मार या फिर शायद निजी दिक्कतों या मौत जैसी चीज़ों से जूझ रहे हैं। सभी को कभी कभार बस थोड़े सहारे की ज़रूरत होती है। जैसे मैंने कहा, गले लगाना, किस करना, ये शारीरिक हैं। कुछ मानसिक चीज़ें, ये बस किसी का आके कहना है, हे सुनो, क्या तुम ठीक हो? तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। मैं शेरी दर्शोविच को काफ़ी सुनता हूँ। माफ़ी चाहता हूँ, मैं वहाँ ज़्यादा नहीं था। घर देर से आ रहा हूँ तो उन्हें सुनने का वक्त नहीं मिलता, पर वो हमेशा वीडियो के एंड में कुछ पॉजिटिव कहती हैं कि आप ज़रूरी हैं, लोग आपसे प्यार करते हैं और ऐसी ही बातें। और मुझे लगता है मैं यहाँ उसी बारे में बात कर रहा हूँ। हर कोई बस इससे हौसला बढ़ता है। जैसा मैंने कहा, आपने दोस्तों से कुछ समय से बात नहीं की और नहीं जानते उन पर क्या बीत रही है। शायद वे संघर्ष कर रहे हों, दूसरी शारीरिक समस्याएं भी होती हैं, लेकिन कभी कभी उन्हें बस ये सुनना है, तुम अच्छा काम कर रहे हो। मुझे पता है क्रिस जॉनसन हर दिन फेसबुक पर जन्मदिन और जिन्हें प्रार्थना चाहिए उनके बारे में पोस्ट करते हैं, और फिर से ये एक सकारात्मक चीज़ है। और मैं उसी बारे में बात कर रहा हूँ कि कभी कभी आपको बस किसी का हौसला बढ़ाना होता है। हम सब केडीडीडी ही मेहनत कर रहे हैं, हम सब जूझ रहे हैं, चाहे जिस भी चीज़ से, लेकिन वहाँ एक ऐसा इंसान है जिसे हम सब जानते हैं। और पता नहीं, कोई ऐसा नहीं है जो कहे, अरे आप जानते हैं आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं ये बात सामने रखना चाहूँगा कि ऐश मफारा रहे हैं, वो आजकल काफ़ी खामोश हैं। पहले के दिनों में वो अक्सर बाहर आते जाते थे और हमसे अपनी बातें शेयर करना पसंद करते थे, और हमें सच में अंदाज़ा नहीं कि वो किस मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। पर मैं सुझाव दूंगा कि हम उन्हें बहुत सारी हिम्मत और सहारा दें, चाहे वो प्रार्थना के रूप में हो या फिर आप जानते हैं, पता नहीं, शायद कुछ लोगों का उनसे सीधा संपर्क हो। मेरा तो नहीं है, पर हमें उनका हौसला बढ़ाना होगा। मुझे यकीन है वो जिन चीज़ों से गुजर रहे हैं हमें उनके बारे में ज़्यादा नहीं पता। उनकी खामोशी हमारे लिए अच्छी है क्योंकि वो अक्सर बैकग्राउंड में कुछ काम कर रहे होते हैं, पर हम सीधे नहीं कह सकते, हे ऐश, बढ़िया काम कर रहे हैं, ऐसे ही अच्छा काम करते रहिए। फिर वही, हमें नहीं पता कि विक्ट्री विद ऐश में क्या चल रहा है और पुराना नॉन पैसिव बिजनेस कैसे फाइनलाइज हो रहा है। फिर से, लेकिन यहाँ ऐश है, ये मैं कह रहा हूँ।
आप बेहतरीन काम कर रहे हैं। आप बस लगे रहिए सर, लगे रहो दोस्त, लगे रहो मेरे मित्र, जैसे भी आप कहना चाहें। एक बार फिर से मैं आपको ये करने के लिए कहूँगा कि शायद अगले कुछ दिनों में अगर आप कोई वीडियो बनाते हैं तो आप इसका जिक्र करें और ऐश का हौसला बढ़ाएं, क्योंकि उन्हें भी निश्चित रूप से इस वक्त इसकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। भगवान हम सबके साथ हैं। मुझे नहीं पता, देखिए मैं यहाँ धर्म की बातों में नहीं पढ़ूंगा, लेकिन बस इतना कहूँगा कि आप जानते हैं भगवान बहुत अच्छे हैं और वो हमें देख रहे हैं, ऊपर से हमारा ध्यान रख रहे हैं। लेकिन फिर से इसका मकसद धार्मिक वीडियो बनाना नहीं, पर मैं विश्वास रखता हूँ तो ये उन सब के लिए है जो पर्दे के पीछे कड़ी मेहनत कर रहे हैं ऐश के साथ इस जीत को हासिल करने के लिए। और सब चालू हो जाए। ऐश इसे ठीक कर रहा है, उसे सही करना ही होगा। अगर इसका कोई भी हिस्सा सही नहीं निकलता या ठीक से काम नहीं करता तो अंत में जाकर यह सब कुछ पूरी तरह से असफल ही हो जाएगा। लोगों को तो यही लगेगा कि अरे इसे तो कुछ आता ही नहीं, इसलिए ऐश सब कुछ सही कर रहा है। और इसके साथ ही मुझे यकीन है कि वो मानसिक रूप से थक चुका है, वो थक भी गया है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, मैं अपने काम में जो भी चीज़ें कर रहा हूँ, अगर आप भी मेरी तरह हैं तो फिर से कहूँगा कि किसी न किसी को हौसला बढ़ाने की ज़रूरत होती ही है। एक बार फिर से वो सारे लोग जो बाहर हमारे लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं, जब हम यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं, मैं आप सबका हौसला और हिम्मत बढ़ाना चाहता हूँ। आप सब कमाल हैं, बहुत प्यार है, ऐसे ही अच्छा काम करते रहें। तो फिर से इसके साथ ही बस मुझे यही सब कहना था। मुझे पता है कि अब मुझे यहाँ काम पर निकलना पड़ेगा। सबसे प्यार और उम्मीद है सब ठीक है। और फिर कहूँगा अच्छा काम करते रहें, वो सब अच्छा जो आप अभी इस वक्त कर रहे हैं। भेज रहा हूँ आपको एक ब्रो हग, एक दिली हग और एक बिल्कुल असली वाला हग, क्योंकि दरअसल कभी कभी सबको इसी की ज़रूरत होती है। खैर, सुनने के लिए शुक्रिया। मैं आप सबकी कद्र करता हूँ और बता दूँ अगले हफ्ते कुछ आने वाला है। ये एक सरप्राइज जैसा होगा। अगर आपको सरप्राइज पसंद है तो मुझे भी पसंद है। अगले हफ्ते नए वीडियो पर नज़र रखिएगा। लव यू गाइस। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक नहीं किया है। लाइक और कमेंट, ये सब चीज़ें ज़रूर करें। मेरा गोल 1000 लोगों तक पहुंचने का है। मुझे लगता है मैं 790 या 92 के आसपास या कुछ वैसा ही हूँ। तो मुझे थोड़े से और सब्सक्राइबर्स चाहिए ताकि मैं अपने चैनल पर कुछ और नई चीज़ें करना शुरू कर सकूं। तो लव यू गाइस, जल्दी बात होगी, नज़र रखिएगा। तर्क, आपकी समझ या फिर यह फैसला कि चीजें आखिर किस तरह होनी चाहिए, असल में बिजनेस बनाने वाले आप नहीं हैं। देखिए, हमारे लिए बिजनेस सिर्फ एक इंसान बना रहा है और वो हैं एशबी फराह। तो या तो आप फैसला करें कि आप बहाव के साथ चलेंगे और जैसे सब चल रहा है बस उसी तरह आगे बढ़ते जाएं, और जो कुछ भी हमारे सामने आए बस उसका आप सब्र से इंतजार करें, या फिर आप जाएं और कुछ और करें। मामला सीधा और साफ है, लेकिन अपनी राय जाहिर करना और अपनी उस हताशा को बाहर निकालना और बस ये कहते रहना कि हमने ये क्यों नहीं किया, हमें तो ये करना चाहिए था, इन सब बातों को सिर्फ बोलने भर से असल में यहां पर कुछ भी किसी भी तरह से बदलने वाला नहीं है। जहां तक काम करने के तरीके की बात है, वो उसको लेकर बहुत ही ज्यादा जिद्दी किस्म के आदमी हैं, और या तो आप उनके काम करने के तरीके के साथ आगे बढ़ें या फिर आप ये चुन लें कि आपको उनके साथ नहीं चलना है। अब देखिए, मैं एक पल के लिए भी बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूं कि ये हम सबके लिए एक कभी भी ना खत्म होने वाला सिलसिला बन जाएगा। हो सकता है कि कुछ लोग खुद ही हार मान लें और आगे बढ़ने का फैसला करें, लेकिन बिजनेस में सही काम करने का गहरा असर पीडीडी देता है। शॉर्टकट अपनाने से भले ही तुरंत थोड़ा फायदा हो जाए, मगर सही काम करने से ही एक मजबूत संगठन बनता है जिस पर क्लाइंट, कर्मचारी और समाज हमेशा भरोसा करते हैं। तो बिजनेस में सही काम करने की कुछ वजहें क्या हैं? इससे भरोसा और साख बनती है। जैसा कि मैंने पहले कहा है, नैतिक व्यवहार ही विश्वास बढ़ाता है, जो कि हमारे सम्मानित ग्राहकों, साझेदारों और हमारे कर्मचारियों की निष्ठा की मुख्य नींव है। ईमानदारी की एक बहुत ही मजबूत और भरोसेमंद साख लंबे समय की सफलता के लिए बेहद अनमोल होती है।
यह तय करता है कि नैतिक, टिकाऊ और गुणवत्तापूर्ण फैसलों को प्राथमिकता देने से अक्सर लंबे समय में बेहतर मुनाफा होता है। मुझे तो सच में ऐसा लगता है कि शायद ये सारी बातें अब पूरी तरह से बेमानी और बेमतलब हैं। अब जहां तक हमारे बिजनेस का सवाल है, तो असलियत में देखा जाए तो हम लोग तो बस सिर्फ और सिर्फ ये सुनना चाहते हैं कि वो सबके सामने बाहर निकल कर आएं और कहें कि देखो, मैं इतने वक्त से पीछे रहकर लगातार अपना काम कर रहा था, हमारे सामने कुछ दिक्कतें थीं जो अब सुलझ गई हैं, ये रही हरी झंडी, अब काम शुरू करते हैं। और सच कहूं तो मेरा यही मानना है कि वो अभी भी इसी चीज को पूरी तरह से पक्का और सुनिश्चित करने की अपनी कोशिश में लगातार लगे हुए हैं। ये कि पर्दे के पीछे जो भी सारी चीजें चल रही हैं, वे सब कुछ बिल्कुल सही ढंग से और उसी प्रक्रिया के तहत हो रही हैं जैसा कि उन्हें होना चाहिए, बिना किसी भी तरह की अस्थाई बाधा के, बिना किसी ठहराव के या जो कुछ भी हो। और जैसे ही हमें आगे बढ़ने की वह हरी झंडी मिल जाएगी, तो फिर बस समझिए, फिर हम पूरी रफ्तार से निकल पड़ेंगे। कुल मिलाकर बात यह है कि हमसे सिर्फ इंतजार करने को कहा जा रहा है। कोई हमसे पैसे नहीं मांग रहा है, कोई हमसे कुछ और भी करने के लिए नहीं कह रहा है। टेल स्ट्रक्चर सीएफ के मामले में और उसके मामले में सप्लाई चेन और वेंडर मैनेजमेंट, मतलब आप लोग समझ पा रहे हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूं कि हमारे पास क्या एओ, क्या एफओ और क्या एओ हर एक कंपनी में आप देखेंगे होता है। मेरे पास राइट्स होते हैं, उनकी रणनीति यानी उनका व्यापारिक कौशल, मतलब हमारे सीईओ जैसे ऐशर हैं, वो जो भी कर रहे हैं वो सीईओ के मामले में जेन्युइन है। और सीएफआर, सीओ हमारी सिलेट कंपनी में सीओएमआई राइट थे। हमारे सीईओ कम से कम कंपनी में थे, लेकर के अब दुबई में नहीं है, कई जगह छुपे हुए हैं, गोस्मी ने कहा था। और उन्होंने यहां से बहुत सारा पैसा गबन किया है और बहुत सारी जानकारी भी चुराई है। जैसे कि मैं सब कुछ पूरी तरह नहीं बता रहा हूं। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पर फोकस करने वाले सीईओ का क्या होता है? वे हैं इनोवेशन स्ट्रैटेजी, डिजिटल विजन सेटिंग्स और टेक्नोलॉजिकल इन्वेस्टमेंट अप्रूवल। मैं निश्चित रूप से अंत में बताऊंगा। मैंने आपको सबसे पहले प्रचार किया था कि कब पैसा देगा, कंपनी कब लॉन्च करेगी और कब क्लास कराएगी। यह भी 3 बजे जरूर पूछा था। मैंने कहा था कि जो लोग ये सब करते हैं अपने मन में, वे कभी भी नहीं पाएंगे। जरूर जवाब दूंगा। 3 बजे तक इंतजार करें। और फिर इसके बाद डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का प्रकाशन, फिनटेक इंटीग्रेशन, डिजिटल और आरओआई एनालिसिस और टेक्नोलॉजी बजट, फिर से साइट। और सीईओ के मामले में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का फोकस क्या होता है? प्रोसेस ऑटोमेशन, डिजिटल इनिशिएटिव्स, ओएन प्रेशंस इंटीग्रेशन और सप्लाई चेन एवं रिसोर्स सॉफ्टवेयर। अब मैं चला जाता हूं। पृष्ठभूमि की विशिष्ट आवश्यकताएं, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य वित्तीय अधिकारी और मुख्य परिचालन अधिकारी की पृष्ठभूमि में वास्तव में क्या क्या होना अनिवार्य था? सीईओ के लिए एमबीए या मास्टर्स डिग्री होना चाहिए। क्या यह होना ही चाहिए सीईओ बनने के लिए? और 15 से अधिक वर्षों का अनुभव होना चाहिए। किसी कंपनी के सीईओ बनने के लिए 15 साल से ज्यादा का अनुभव और एमबीए या मास्टर्स डिग्री सामान्य है। एमबीए और मास्टर्स होना ही चाहिए। अब सीएफओ के मामले में सीपीए और एमबीए आमतौर पर होते हैं। अनक्वालिफाइड रहेंगे और 10 साल से अधिक का अनुभव होना चाहिए। तो फिर जो भी हमारा ड्रीम बिग है वह फिर से उसी के पास दोबारा लौट आता है। यानी जहां से आपने असल में शुरुआत की थी, उस शुरुआती बिंदु को अब भी नहीं छोड़ना चाहिए। चाहे आप कहीं भी घूम आए, जैसे हम अपने घर से निकलकर दुनिया घूमकर फिर से अपने घर लौट आते हैं। आपने जहां भी अपने लक्ष्य को तय किया है, जहां भी आपने उसे फिक्स किया है, आपको वहीं वापस आना चाहिए। इसलिए जिनका केवाईसी पूरा हो चुका है, उनके लिए याश्चर के सभी गिफ्ट्स भी तैयार हैं। यह कहकर भी हमारे सीनियर के रूप में जो हमेशा से हैं, उनकी सोच को भी ध्यान में रखते हुए ओडीसी को पकड़कर सौंपने वाले जानवी बिल मस्तुजी भी इसमें विस्तार से बता रहे हैं। इसीलिए अगर आप अपनी सुबह को पूरी तरह से जीतते हैं, यानी हम में से हर एक व्यक्ति के लिए सुबह का वास्तविक मतलब है
जैसे अभी रात धीरे धीरे बीतती है और एक नई सुबह आती है, तो अगर आप उस अनमोल सुबह को पूरी तरह से जीतते हैं तो आप अपनी पूरी जिंदगी को सफलतापूर्वक जीत लेते हैं। सुबह को देखने के लिए, सुबह को जीतने के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में हम जो भी हैं वह सिर्फ तुम्हारी जीत को ही दिखाती है। क्योंकि जब हम खुद को इस दुनिया में देखते हैं, जब हम इस दुनिया को देखते हैं, तो यह सिर्फ इसी जीत को देखती है। लेकिन इसके पीछे की तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा संघर्ष इस दुनिया को याद नहीं रहता, वह नहीं देखती। क्योंकि चाहे हम भी हों, आज की दुनिया क्यों देखती है? दुनिया को अभी कंपनी के बारे में पता ही नहीं है, इसीलिए कंपनी को भी नहीं पता। लेकिन हमें पता है कि हम वीआरबी विद हर्ष सर लगातार 2018 से ही हम सब भी इस सफर में शामिल होकर देख रहे हैं, इसलिए दुनिया सिर्फ जीत को ही देखती है। लेकिन हम जो देखते हैं वह है उसके पीछे की वजह। हमें उस मेहनत, उस संघर्ष को देखना चाहिए। अगर हम नहीं देखेंगे तो हम भी बाहरी लोगों की तरह रह जाएंगे। लेकिन अंदर से क्यों रहना चाहिए? क्योंकि बिल कहते हैं हम पैसे के लिए लालची नहीं हैं, क्योंकि हम पैसे के लिए लालची लोग नहीं हैं, क्योंकि हम ये सॉफ्टवेयर जिसकी कीमत अरबों डॉलर है मुफ्त में दे रहे हैं। हमारे पास मौजूद अद्भुत 22 सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स को भी हम एक फ्री योजना के तहत एक बेहतरीन रणनीति के रूप में दुनिया को देने जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास एक रोटेटर भी है कंपनी में। ये सब भी ट्रैफिक मैनेजमेंट और डेटा एनालिसिस सॉफ्टवेयर से संबंधित हैं, क्योंकि अगर आपने इस टेक्नोलॉजी को नजरअंदाज किया या छोड़ दिया तो आपको पता नहीं चलेगा कि इस टेक्नोलॉजी में हमारे लिए क्या हो सकता है। अगर आप उसे समझ नहीं पाए तो हम बहुत कुछ मिस कर देंगे। इसलिए मैं हमेशा खास तौर पर यह बात कहता हूं